नमस्ते। ददरा एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हम लोग व्यंजन संधि का अध्ययन कर रहे हैं और व्यंजन संधि के अंतर्गत हम लोगों ने पिछले कक्षा में व्यंजन संधि के प्रथम नियम जो तृतीयाक्षर का नियम कहा जाता है उस पर चर्चा कर चुके हैं। तो आइए हम लोग आज की कक्षा को आगे बढ़ाते हुए व्यंजन संधि का एक दूसरा नियम देखते हैं। तो हम लोगों का अध्ययन जो है वह व्यंजन संधि पर चल रहा है। तो हम लोगों ने व्यंजन संधि का परिभाषा देखा कि व्यंजन का व्यंजन से व्यंजन का व्यंजन से व्यंजन का स्वर से अथवा स्वर का व्यंजन से मेल होने पर व्यंजन वर्ण में विकार होने पर व्यंजन संधि होती है। व्यंजन संधि में क्या स्थितियां बनती हैं? तो व्यंजन का व्यंजन से, व्यंजन का स्वर से अथवा स्वर का व्यंजन से मेल होने पर, व्यंजन वर्ण में विकार होने पर व्यंजन संधि होती है। पिछली कक्षा में हम लोगों ने सघोष व्यंजन संधि पर चर्चा किया था, जिसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि प्रथम पद का अघोष व्यंजन अर्थात क, च, ट, त, प घोष वर्णों से, जिसमें नासिक व्यंजन को छोड़ करके मेल होने पर क्या हो जाता है? सघोष व्यंजन हो जाता है। और वह सघोष व्यंजन क्या होता है? अल्प प्राण होता है। उसमें हम लोगों ने प्रथम नियम में देखा था, हम लोगों ने व्यंजन संधि का जो प्रथम नियम देखा था उसमें क्या था कि हम लोगों ने देखा था, उसको लिख सकते हैं कि अल्प प्राण अघोष का मेल जब सघोष वर्ण से होता है, जिसमें माइनस नासिक वर्ण होते हैं, तो यह किसमें परिवर्तित हो जाता है? अल्प प्राण सघोष में। इसको हमने एक सूत्र के रूप में देख लिया। कौन? जो हम लोगों ने पहला नियम देखा था। अल्प प्राण अघोष कौन कौन से होते हैं? तो क, च, ट, त और प। हम लोग जानते हैं कि वर्गीय व्यंजन का प्रथम वर्ण अल्प प्राण होता है, द्वितीय वर्ण महाप्राण होता है, तृतीय वर्ण फिर अल्प प्राण होता है, चतुर्थ वर्ण महाप्राण होता है, पंचम वर्ण कौन होता है? अल्प प्राण होता है। तो क्या करा? अल्प प्राण अघोष कौन होता है? पहला और द्वितीय वर्ण अघोष होता है और तीनों प्रकार के स अघोष होते हैं। बाकी सभी स्वर तीसरा चौथा पंचम वर्ण और अंतःस्थ वर्ण तथा है क्या होते हैं? सघोष होते हैं। तो इसमें से नासिक व्यंजन को छोड़ देंगे। इनका जब मेल होता है किससे? स्वर से अथवा वर्ग
वर्ग के तृतीय या चतुर्थ वर्ण से, फिर है या अंतःस्थ वर्ण से अथवा है से। जब इनका मेल होता है तो ये 5 वर्ण किसमें क्रम से बदल जाते हैं? कै बदल जाता है गै में, च बदल जाता है जय में, ट बदल जाता है ड में, त बदल जाता है द में और प बदल जाता है ब में। यह क्या था? यह प्रथम नियम था। प्रथम नियम में हमने च के साथ कुछ वर्णों का संयोग कुछ वर्णों का संधि दिखाया था, लेकिन च के साथ यहां हम लोग लिख लें, इसीलिए इस नियम की चर्चा करना पड़ा कि च के साथ इसको लिखना क्या है? च के साथ काफी अपवाद की स्थिति आती है, यानी च का मेल जब च से हो या छ से हो या ज झ से होता हो इस नियम के अनुसार, तो काफी अपवाद की स्थिति होती है। हम लोग च को च के साथ ज झ के मेल से अपवाद की स्थिति उत्पन्न होती है, तो हम लोग च को अलग से देखेंगे। च को हम लोग अलग से देखेंगे। तो पहला नियम क्या हुआ कि वर्ग का प्रथम वर्ण किसमें बदल जाता है? वर्ग के तृतीय वर्ण में। आइए हम लोग दूसरा नियम देख लेते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि अल्प प्राणघोष किससे मिल रहा है? सघोष वर्ण से। उसमें क्या है? नासिक वर्ण को छोड़ करके। तो दूसरे नियम में हम लोग क्या देख लेते हैं कि जब नासिक वर्ण से मेल होता है, यानी अल्प प्राण घोष का मेल किससे हो? नासिक वर्ण से हो, तब क्या बनता है। तो द्वितीय नियम हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोगों ने पहले नियम को, दूसरे नियम को समझने के लिए पहले नियम के विषय में एक संक्षिप्त चर्चा कर लिया है। व्यंजन संधि क्या होता है कि व्यंजन का व्यंजन से, व्यंजन का स्वर से अथवा स्वर का व्यंजन से मेल होने पर, व्यंजन वर्ण में विकार होने पर व्यंजन संधि की क्रिया होती है। हम लोगों ने पिछले कक्षा में पहला नियम देखा था। अब हम लोग इसमें दूसरी कक्षा में हम लोग दूसरा नियम देख लेते हैं। तो दूसरा नियम क्या होता है? दूसरा नियम होता है, हम लोग देखेंगे कि प्रथम वर्ण जब नासिक वर्ण से मेल करता है, प्रथम वर्ण क्या करता है? नासिक वर्ण से मेल करता है। संधि में नासिक व्यंजन या अनुनासिक व्यंजन से मेल होने की दो स्थितियां बनती हैं। पहली स्थिति होती है पूर्व अनुनासिक स्थिति और दूसरी स्थिति होती है उत्तर अनुनासिक स्थिति। पूर्व अनुनासिक स्थिति में क्या होता है? पूर्व अनुनासिक स्थिति में पूर्व पद का अंतिम वर्ण अनुनासिक होता है। हम लोग अनुनासिक स्थिति को अनुनासिक या नासिक व्यंजन का दो प्रकार देखते हैं। संधि में अनुनासिक वर्ण या नासिक व्यंजन का हम लोग दो स्थिति देखते हैं। कौन कौन सी स्थिति होती है? पहली स्थिति होती है पूर्व अनुनासिक स्थिति। पहली होती है पूर्व अनुनासिक स्थिति और दूसरा होता है उत्तर अनुनासिक स्थिति। पहला होता है पूर्व अनुनासिक स्थिति और दूसरा होता है उत्तर अनुनासिक स्थिति। पूर्व अनुनासिक स्थिति में क्या होता है कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या होता है? प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या होता है? नासिक व्यंजन होता है। प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या होता है? नासिक व्यंजन होता है, जिसमें मात्र मैं का संधि रूप होता है, न भी होता है लेकिन न का संधि रूप नहीं होता है।
जबकि उत्तर अनुनासिक स्थिति में क्या होता है कि द्वितीय पद का प्रथम वर्ण नासिक व्यंजन होता है। द्वितीय पद का प्रथम वर्ण नासिक व्यंजन होता है। यह नासिक व्यंजन कौन कौन सा होता है? न और मैं होता है। हालांकि नासिक व्यंजन 5 होते हैं, हम लोग जानते हैं। तो न, य, ण, न और मैं। तो हम लोग जानते हैं कि न, य और ऐसे हिंदी में या संस्कृत में ऐसा कोई शब्द नहीं मिलता है जो संधि करता हो। तो मूलतः द्वितीय पद का प्रथम वर्ण जो नासिक व्यंजन होता है वह न होता है अथवा मैं होता है। तो हम लोग पूर्व अनुनासिक स्थिति को बाद में देखेंगे, पहले हम लोग उत्तर अनुनासिक स्थिति देखेंगे। यानी अनुनासिक, या हमने देखा पहले नियम में कि नासिक के व्यंजन को छोड़ करके, तो नासिक या अनुनासिक व्यंजन 2 प्रकार की स्थिति में संधि करते हैं। पहला होता है पूर्व अनुनासिक स्थिति, यानी प्रथम पद का अंतिम वर्ण नासिक व्यंजन हो, और दूसरा होता है उत्तर अनुनासिक स्थिति, यानी द्वितीय पद का प्रथम वर्ण नासिक व्यंजन हो, तो जिसमें 2 वर्ण होते हैं, न होता है और मैं होता है। तो हम लोग आज की कक्षा में उत्तर अनुनासिक स्थिति पर चर्चा करेंगे। आइए हम लोग उत्तर अनुनासिक स्थिति पर जो नियम है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो इसको हम हटा देते हैं। उत्तर अनुनासिक स्थिति में हमारे पास जो द्वितीय पद का प्रथम वर्ण होता है वह मूलतः 2 रूपों में ही पाया जाता है, न के रूप में अथवा मैं के रूप में। तो हम लोग आइए इस नियम को देख लेते हैं। तो नियम क्या कहता है? व्यंजन संधि का व्यंजन संधि का द्वितीय नियम। यह नियम क्या कहता है कि यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण वर्गीय व्यंजन का प्रथम वर्ण हो तथा यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण वर्गीय व्यंजन का प्रथम वर्ण हो तथा प्रथम पद वर्ण हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण नासिक व्यंजन हो, नासिक व्यंजन न मैं, नासिक व्यंजन हो तो संधि होने की दशा में प्रथम पद का अंतिम वर्ण अपने वर्ग के नासिक व्यंजन में अपने वर्ग के नासिक व्यंजन में आदेश हो जाता है। नियम क्या कहता है कि यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण वर्गीय व्यंजन का प्रथम वर्ण हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण
नासिक व्यंजन हो जिसमें मूलतः न और मैं आते हैं, तो संधि होने की दशा में वर्गीय व्यंजन का प्रथम पद का अंतिम वर्ण या वर्गीय व्यंजन का प्रथम वर्ण अपने वर्ग के नासिक व्यंजन में बदल आदेश हो जाता है। क्योंकि वर्ग का नासिक व्यंजन अपने वर्ग का पांचवा वर्ण होता है। क्योंकि वर्ग का नासिक व्यंजन अपने वर्ग का पांचवा वर्ण होता है, इसलिए इस नियम को पंचमाक्षर का नियम भी कहते हैं। व्यंजन संधि का जो द्वितीय नियम होता है क्या होता है कि यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण वर्गीय व्यंजन का प्रथम वर्ण हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण नासिक व्यंजन हो, तो संधि होने की दशा में वर्गीय व्यंजन का प्रथम वर्ण अपने वर्ग के नासिक व्यंजन में आदेश हो जाता है। क्योंकि नासिक व्यंजन अपने वर्ग का पांचवा वर्ण होता है, अतः इसे पंचमाक्षर का नियम भी कहते हैं। सूत्र रूप में इसको हम लोग लिख सकते हैं, सूत्र रूप में लिख सकते हैं कि अल्प प्राण अघोष धन नासिक व्यंजन अल्प प्राण अघोष धन नासिक व्यंजन, तो अल्प प्राण अघोष किसमें आदेश हो जाता है? अल्प प्राण नासिक, या अल्प प्राण लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि नासिक वर्ण जो होते हैं वो अल्प प्राण ही होते हैं। अल्प प्राण अघोष का मेल जब नासिक व्यंजन से होता है तो यह किसमें बदल जाता है? नासिक व्यंजन में। किसमें आदेश हो जाता है? नासिक व्यंजन में आदेश हो जाता है। और बाद वाला नासिक व्यंजन क्या होता है? अपने स्थान पर क्या रहता है? अपने स्थान पर यथावत रहता है। तो हम लोग जानते हैं कि वर्गीय व्यंजन क्या होता है, तो हम एक बार और बता देते हैं कि एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित वर्ण एक वर्ग के व्यंजन कहे जाते हैं। यानी जो कंठ से उच्चरित वर्ण हैं उन सबको कंठ वर्ग का वर्ण कहा जाता है। जो तालु से उच्चरित वर्ण हैं उनको तालब या तालु वर्ण से तालव्य वर्ग के व्यंजन कहेंगे। जो दंत से उच्चरित वर्ण है उनको दंत वर्ग का वर्ण कहा जाता है। जो ओष्ठ से उच्चरित है उनको ओष्ठ व्यंजन कहा जाता है। तो वर्गीय व्यंजन क्या होते हैं कि एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित वर्ण एक वर्ग के व्यंजन कहे जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के 5 वर्ग होते हैं। तो उच्चारण स्थान की एकता लिए हुए ये अलग अलग 5 वर्ग के वर्णों को सम्मिलित रूप से वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। हम लोग जानते हैं कि वर्ग 5 होते हैं, तो वर्गीय व्यंजन हो गया। अब पंचमाक्षर क्या होता है? तो वर्णमाला में किसी वर्ग का जो 5वां वर्ण होता है, वर्णमाला में किसी वर्ग का जो 5वां वर्ण होता है वह क्या होता है? वह पंचम वर्ण होता है, इसे पंचमाक्षर कहते हैं। फिर है नासिक व्यंजन, जो शब्दावली है उसको हमको जानना चाहिए। तो नासिक व्यंजन वो होता है कि जिस व्यंजन वर्ग का उच्चारण करते समय मुख्य अवयव वायु का तो अवरोध करते हैं, वायु को तो रोकते हैं, परंतु वायु पूरी तरह मुख से न निकलती है, बल्कि कहां से निकलने लगती है कि मुख से न निकल के वायु नाक से निकलने लगती है, तो उसे नासिक व्यंजन कहते हैं। और नासिक व्यंजन
हर वर्ग का पांचवा वर्ण होता है। नासिक व्यंजन कौन होता है? हर वर्ग का पांचवा वर्ण होता है। नासिक व्यंजन अपने वर्ग के चारों व्यंजनों से इस कारण से अलग होता है कि नासिक व्यंजन का उच्चारण स्थान उसके वर्ग के उच्चारण स्थान के बराबर ही होता है। लेकिन वायु क्या होती है कि अन्य चारों वर्णों में वायु मुख से निकलती है, नासिक व्यंजन में वायु मुख से न निकल के नाक से निकल जाती है। तो यही क्या हो गया? नासिक के व्यंजन की परिभाषा हो गई। तो आप लोग इसको चाहे नोट कर ले। इसमें एक स्थिति और बनती है, उसकी अभी हम लोग आगे चर्चा कर लेंगे। तो हम लोगों ने नियम देखा कि यदि यह नियम हो गया, इस नियम को एक बार और हम लोग देख लेते हैं कि यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण वर्गीय व्यंजन का प्रथम वर्ण हो, यानी क च ट त प हो, तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण न म हो, क्योंकि हिंदी में न या ण से किसी शब्द की शुरुआत नहीं होती है, तो संधि होने की दशा में वर्णों के प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में आदेश हो जाते हैं। अर्थात क्या होता है? अर्थात क च ट त और प इनका मेल जब न से हो अथवा मैं से हो तो क किस में आदेश हो जाएगा? न में। च किस में आदेश हो जाएगा? य में। ट किस में आदेश हो जाएगा? ड़ में। त किस में आदेश हो जाएगा? न में। और प किस में आदेश हो जाएगा? म में। यही क्या हो गया? यही द्वितीय नियम हो गया। प्रथम नियम क्या था कि क ग में बदल जाता, च ज में बदल जाता, ट ड में बदल जाता, त द में बदल जाता और प ब में बदल जाता। लेकिन यहाँ जो द्वितीय पद का प्रथम वर्ण रहता वह क्या रहता? वह घोष वर्ण रहता। तो हमें पहले और दूसरे नियम में संशय में नहीं पड़ना है। तो आइए हम लोग आगे चर्चा कर लेते हैं। तो हमने पिछली वीडियो में पहले नियम को पढ़ा, इस वीडियो में हम लोगों ने दूसरा नियम देखा। आइए हम लोग पहले और दूसरे नियम में जो थोड़ा सा अंतर है उसको हम लोग देख लेते हैं, ताकि पहले और दूसरे नियम में कोई संशय न रह जाए। यदि संशय रह जाएगा तो व्यंजन संधि हमें जल्दी समझ में नहीं आएगा, हमें शब्दों को रटना पड़ेगा। लेकिन हम लोग इस प्रकार से इसका अध्ययन करेंगे कि हमें किसी शब्द को रटने की कोई भी आवश्यकता न हो। तो हम लोग पहला नियम पिछले वीडियो में देखे थे, दूसरा नियम यहाँ देख लिए। तो इन दोनों नियमों में क्या अंतर होता है कि पहले नियम में वर्ग का प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में आदेश हो जाता है, जबकि द्वितीय नियम में क्या होता है कि वर्ग का प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में आदेश हो जाता है। तो पहले नियम और दूसरे नियम में हमें लगता है कि अब कोई भी संशय नहीं रहा हुआ। तो आइए हम लोग पहले नियम, इस द्वितीय नियम का उदाहरण देख लेते हैं। द्वितीय नियम के उदाहरण। द्वितीय नियम के उदाहरण देख लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं क का ङ में आदेश। क का ङ में आदेश देख लेते हैं। तो हम लोग हमेशा की तरह संधि के जो पंच सोपान है उसको देखेंगे। पहला क्या होता है? पहला सोपान क्या होता है? शब्द युग्म। संधि के सोपान, पहला होता है शब्द युग्म, दूसरा होता है वर्ण विच्छेद, तीसरा होता है संधि वर्ण, चौथा होता है वर्ण परिवर्तन और पांचवा होता है संधि युक्त शब्द।
यानी हम लोग संधि की क्रिया करते समय इन्हीं सोपानों का पालन करते हैं। हम लोग पहला उदाहरण देख लेते हैं कि कै का ङ में आदेश। तो हम लोग देखते हैं कि क्या होना चाहिए कि पहला उदाहरण है वाक और इसका मेल किससे हो, निपुण से हो। वाक और इसका मेल किससे हो, निपुण से हो। तो हम लोग संधि का जो प्रथम सोपान है क्या है, शब्द युग्म। हमें शब्द युग्म प्राप्त हो गया, कौन कौन सा, वाक और निपुण। तो दूसरा सोपान क्या है या द्वितीय सेकंड स्टेप क्या है, वर्ण विच्छेद। तो हम इसका वर्ण विच्छेद कर लेंगे, इसको लिख देंगे वा धन कै धन निपुण को क्या लिख सकते हैं, न धन ई धन पुण। चूंकि हम लोग शब्द सीमा पर ही संधि होता है, तो हम लोग शब्द की सीमा पर यानी प्रथम शब्द के अंतिम और द्वितीय शब्द के प्रथम का हम लोग मेल करेंगे। तो हम लोग केवल शब्द सीमा पर ही वर्ण विच्छेद करेंगे, पूरे दोनों शब्द का वर्ण विच्छेद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हमारे पास संधि वर्ण कौन से हो गया, संधि वर्ण यानी जिन दो वर्णों का मेल होना है वो कौन कौन से हो गए, तो वह हो गया कै और न। चूंकि यहां देख रहे हैं, अभी हमने व्यंजन संधि की परिभाषा देखा कि व्यंजन का मेल किससे हो रहा है, व्यंजन से। व्यंजन का मेल व्यंजन से हो रहा है, तो यदि व्यंजन वर्ण में विकार आएगा तो व्यंजन संधि होगी। तो हम लोग देख लेते हैं नियम के अनुसार क्या क्या है। क्या है वर्गीय व्यंजन का प्रथम वर्ण। क्या है वर्गीय व्यंजन का प्रथम वर्ण। न क्या है वर्गीय व्यंजन का पंचवर्ण है, या क्या कह सकते हैं, नासिक व्यंजन है। क्या है, नासिक व्यंजन है। तो हम लोग अभी देखें द्वितीय नियम के अनुसार कि यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण वर्गीय व्यंजन का प्रथम वर्ण हो और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या हो, नासिक व्यंजन हो, तो संधि होने की दिशा में प्रथम पद का अंतिम वर्ण यानी अपने वर्ग का पंचम वर्ण में बदल जाता है। तो हम इसको हटा दे रहे हैं, हम इसको यहां लिख दें, क्या होगा, तो ये हो जाएगा वा धन कै के स्थान पर ङ धन न धन ई धन पुण। शब्द क्या बना, वांग धन निपुण। इसको हम लोग लिख सकते हैं वांग निपुण। उम्मीद है कि संधि करने की यह विधा, संधि करने का यह तरीका, संधि करने की यह प्रक्रिया आप लोग अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे, क्योंकि शुरू से हमने आज तक इसी प्रकार से संधि की क्रिया संपन्न की। आइए एक शब्द और देख लेते हैं। दूसरा ही लिख ले, दूसरा है दिक का मेल नाथ से हो। दिक का मेल नाथ से हो तो हम लोग क्या करेंगे, वर्ण विच्छेद कर लेंगे। इसको लिख सकते हैं दी धन कै धन न धन आ धन थ। तो हम लोग यहां देखें कै क्या है, कै वर्ग का प्रथम वर्ण है, न क्या है एक नासिक व्यंजन है। तो क्या हो जाएगा, हम सीधे लिख दे रहे हैं, ये हो जाएगा दिंग नाथ है। दिकनाथ, दिक और नाथ, दिक और नाथ संधि दो वर्ण है, दिक और नाथ। हम लोग जब इनका संधि करेंगे तो हमारे पास शब्द क्या बनेगा, दिंगनाथ बनेगा। इसी प्रकार तीसरा उदाहरण देख लेते हैं। एक शब्द है वाक और एक शब्द है मैं। हम लोग क्या करेंगे, शब्द युग्म में मिल गया, पहला स्टेप, पहली प्रक्रिया पूरी हो गई। हम लोग इसका वर्ण विच्छेद कर देंगे। तो इसको लिख सकते हैं वा धन कै धन मैं धन अ धन य। तो हम लोग देख रहे हैं
कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण क है और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण म है। क वर्गीय व्यंजन का प्रथम वर्ण है, क वर्ग का। म क्या है? नासिक व्यंजन है। तो संधि वर्ण हमारे पास क और म हो गए। वर्ण परिवर्तन क्या हुआ? तो वह अपने स्थान पर रहेगा, क के स्थान पर ङ आ जाएगा, धन म और य क्या बन जाएगा शब्द? वाङ्मय। उम्मीद है कि संधि करने की यह प्रक्रिया आप लोग समझ पा रहे होंगे। चौथा उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। चौथा उदाहरण क्या होता है? दिक है, इसमें माया शब्द जुड़ेगा, क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा दिंग माया। दिक और माया से मिलकर के क्या बन जाएगा? दिंग माया। आइए हम लोग कै का, हम लोगों ने कै का ङ में आदेश देख लिया। अब आइए हम लोग च का य में आदेश देख लेते हैं। तो हम इसको हटा दे रहे हैं। च का जो आदेश य में है, दूसरा क्या होता है? च का य में आदेश, च का य में आदेश, इसका उदाहरण बहुत ही कम मिला। बहुत ही कम क्या? मैंने कई पुस्तकों में देखा, तो हमें कई प्रश्न पत्रों को भी देखा कई वर्षों का, उसमें मुझे केवल एक ही उदाहरण मिला और वही मैं लिख दे रहा हूं। एक ही शब्द मिला, शब्द युग में मिला, वह है रुच धन मय। यानी रुच का मेल जब मय से हो। तो आइए हम लोग इसका क्या करते हैं? शब्द युग में मिल गया रुचमय, इसको हम लोग क्या कर देते हैं? वर्ण विच्छेद करते हैं। रु धन च धन मैं धन अ धन य। तो दूसरा, पहली प्रक्रिया क्या हुई? शब्द युग। दूसरा चरण क्या हुआ? वर्ण विच्छेद। तीसरा चरण देख रहे संधि वर्ण। तो संधि वर्ण हमारे पास च और मैं है। च क्या है? च वर्ग का प्रथम वर्ण है और मैं क्या है? एक नासिक व्यंजन है। तो नियमानुसार क्या हो जाएगा? च के स्थान पर यह हो जाएगा। ये हो गया रू धन अ धन मैं। शब्द क्या बनेगा? रुएमय। शब्द क्या बन जाएगा? रुएमय। हम लोगों का च का य में परिवर्तन केवल एक ही उदाहरण हमें मिला है। आइए हम लोग तीसरी स्थिति देख लेते हैं कि ट का ड़ में आदेश, ट का ड़ में आदेश, ट का ड़ में हम लोग आदेश देख लेते हैं। वह क्या होता है? ट का ड़ में आदेश देख लेते हैं। वह क्या होता है? तो ट का ड़ में आदेश, पहला हम लोग उदाहरण देख लेते हैं। एक शब्द है विराट धन नगर। इसका हम लोग वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? विरा धन ट धन न धन अ धन गर। तो हम लोग देखते हैं ट क्या है? ट वर्ग का प्रथम वर्ण है। न क्या है? न एक नासिक व्यंजन है। तो क्या वर्ण परिवर्तन होगा? नियमानुसार ट के स्थान पर ड़ हो जाएगा। यह शब्द क्या बन जाएगा? सीधे हम लिख दे रहे हैं विराट नगर। विराट नगर ट के स्थान पर ड़ हो जाएगा। ट के स्थान पर ड़ हो जाएगा क्योंकि ट आधा है, हलंत है, इसीलिए ड़ क्या हो जाएगा? आधा रहेगा, हलंत रहेगा। उसी प्रकार एक उदाहरण है इसका और है सम्राट धन
नीति, सम्राट धन नीत, ये क्या बन जाएगा, सम्राट नीति। ट के आधा ट के स्थान पर आधा ड़ हो जाएगा, आधा ट के स्थान पर क्या हो जाएगा, आधा ड़ हो जाएगा। अब हम लोग इसका और एक उदाहरण देख लेते हैं। यह तो हुआ ट का न के साथ संधि, यह दोनों ट का क्या हुआ, न के साथ संधि हुआ। आइए हम लोग ट का मैं के साथ संधि देख लेते हैं। तो एक शब्द है सट और मास, यह क्या होगा, हम सीधे सीधे लिख रहे हैं, यह हो जाएगा सड़ मास। फिर है एक शब्द है सट धन मातुर, शब्द क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा सड़ मातुर। उम्मीद है कि ट का ड़ में आदेश आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब आइए अब लोग त का न में आदेश देख लेते हैं। चौथी स्थिति जो बनती है, क्योंकि 5 वर्ण हैं तो पांचों स्थितियों को हम लोग 2-2, 3-3 उदाहरण देख लेते हैं। चौथी स्थिति बनती है कि त का न में आदेश, त का न में आदेश, यह क्या होगा कि यदि त के बाद न अथवा मैं आए तो क्या होगा, त जो होता है वह न में आदेश हो जाएगा। क्या होगा, त जो होगा वह न में आदेश हो जाएगा। इसका हम लोग उदाहरण देख लेते हैं। इसका एक उदाहरण है जगत धन नाथ। जगत धन नाथ शब्द में क्या हुआ, जगत धन नाथ। इसका हम लोग वर्ण विच्छेद कर दें, यह होगा जगत धन न धन आ धन थ। संधि वर्ण कौन कौन से हुए, त और न। तो हम लोग देखें कि जब त का मेल न से हो तो त के स्थान पर न होगा, तो क्या बनेगा, यह जग धन न धन नाथ। शब्द क्या बन जाएगा, शब्द बन जाएगा जगन्नाथ। इसका एक उदाहरण और देख लेते हैं। एक उदाहरण और है सत धन नाम। इसका हम लोग संधि करेंगे तो न के स्थान, त के स्थान पर न हो जाएगा, शब्द क्या बन जाएगा, सन्नाम। उसी प्रकार हम लोग देखें त का मेल जब मैं से होता है, त का मेल जब मैं से होगा, तो अब एक उदाहरण, तीसरा उदाहरण है सतधन मार्ग। सतधन मार्ग बराबर क्या बन जाएगा, सन मार्ग। सतधन मार्ग बराबर क्या हो जाएगा, सन मार्ग। त के स्थान पर न हो जाएगा। उसी प्रकार एक शब्द है उत्धन मुख। उत्धन मुख बराबर क्या हो जाएगा, उन्मुख। एक उदाहरण और देख लेते हैं। चित्तधन मैं बराबर क्या हो जाएगा, चिन्मय। यानी क रहेगा और क के बाद न या मैं आएगा तो क अंगा, जिसको अंगा कहते हैं, माने न है उसको अंगा कहते हैं, उसमें बदल जाएगा। च आएगा, च के बाद न या मैं आएगा तो च या में बदल जाएगा। ट के बाद न या मैं आएगा तो ट अणा में बदल जाएगा। न त के बाद न या मैं आएगा तो त न में बदल जाएगा, और प के बाद न या मैं आएगा तो प मैं में बदल जाएगा। तो ये चौथी स्थिति हो गई। अब हम लोग पांचवा आदेश की क्रिया देख लेते हैं। वह क्या होता है, वह होता है, पांचवी स्थिति कौन कौन सी होती है कि प का मैं में आदेश, प का मैं में आदेश हो जाए। वह क्या होता है कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण मैं हो और उसके पश्चात द्वितीय पद का प्रथम वर्ण न हो अथवा मैं हो, तो मैं क्या होगा, वह
मैं में ही आदेश हो जाएगा। मैं क्या होगा, वह मैं में आदेश हो जाएगा। इसका उदाहरण देख लेते हैं। इसके भी उदाहरण बहुत ही कम है। वह क्या है, अपधन नदी। अपधन नदी, अप माने होता है पानी और नदी का मतलब आप लोग समझते हैं। हमारे पास शब्द युग्म क्या हो गया, अपधन नदी। वर्ण विच्छेद है, इसका हम लोग लिख सकते हैं अ धन प धन न धन अ धन दी। इसमें क्या है, अपने यहां पैर रहना चाहिए, गलती से हम हाँ पै का मेल जब न से होगा तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अ धन पै के स्थान पर मैं आदेश हो जाएगा, फिर न फिर अ फिर दी, यानी यह क्या हो गया, अम नदी। अपधन नदी बराबर किस में बदल जाएगा, अम नदी में। अपधन नदी बराबर किस में बदल जाएगा, अब अम नदी में। इसी प्रकार एक शब्द है अपधन मय। अपधन मय है, इसका हम लोग वर्ण विच्छेद कर दें, यह क्या होगा, अधन पधन मैधन अधन। यह क्या होगा, पै का मेल मैं से हो रहा है तो पै किस में आदेश हो जाएगा, मैं में। यह क्या होगा, अधन मैधन मैधन ए बराबर क्या हो गया, अममय। अममय अपमय बराबर क्या हो गया, अममय। अपधनमय बराबर क्या हो गया, अममय। उसी प्रकार तीसरा उदाहरण है, तीसरा उदाहरण लिख दें, अपधन मानम बराबर हो गया अम्मानम। अपधन मानम बराबर क्या हो गया, अम्मानम। यह अपधन मानम जो है, इसको चूंकि पै यहाँ हलंत है तो इस अपमाने होता है जल, तो इसको आप लोग अपमान से मत जोड़िएगा। एक शब्द और है, चौथा है अपधन। अपधन माधुर्य बराबर क्या हो गया, अमाधुर्य। अपधन माधुर्य बराबर क्या हो गया, अमाधुर्य। तो हम लोगों ने द्वितीय नियम को देखा कि यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण वर्गीय व्यंजन का प्रथम वर्ण हो, यानी क हो, च हो, ट हो, त हो, प हो, तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण न अथवा मैं हो, क्योंकि हिंदी में न य ड़ यानी अंगा इया और अड़ा से किसी शब्द की शुरुआत नहीं होती है, तो संधि होने की दशा में वर्गों के प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में आदेश हो जाते हैं। अर्थात क्या होता है, अंगा में बदल जाता है, च क्या होता है, इया में बदल जाता है, ट क्या होता है, अड़ा में, त न में और प मैं में। हालांकि अंगा इया ये सब गलत है, वह है न य ड़ न मैं। हमने कुछ उदाहरणों को देखा, और इसमें संधि विच्छेद अभी हम बता दे रहे हैं। इसका संधि विच्छेद करना बहुत ही आसान है। इस नियम में क्या होता है, इस नियम में एक स्थिति और बनती है, हम उस स्थिति को भी देख लेते हैं। तो आइए हम लोग इसको मिटा देते हैं। चूंकि हम लोग देख रहे हैं कि वर्गीय व्यंजन का पंचम वर्ण बन रहा है, तो इस नियम को हम लोग और देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, इस नियम में एक और स्थिति बनती है, वह क्या होता है, व्यंजन संधि में
पंचम वर्ण परिवर्तन की, व्यंजन संधि में पंचम वर्ण परिवर्तन की द्वितीय स्थिति। हमने पहली स्थिति देखा कि हमने पहली स्थिति क्या देखा कि यदि वर्गीय व्यंजन का प्रथम वर्ण रहे और वह क्या हो, वह नासिक के व्यंजन से मिलता हो, तो संधि होने की दशा में वह अपने पंचम वर्ण में बदल जाता है। लेकिन द्वितीय स्थिति क्या कहती है, इसको हम लोग बी में देख लेते हैं कि यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण, यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण, यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण, यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण वर्गीय व्यंजन का तृतीय वर्ण हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण नासिक व्यंजन हो, तो संधि होने की दशा में, प्रथम पद का, तो संधि होने की दशा में प्रथम पद का अंतिम वर्ण अपने वर्ग के नासिक व्यंजन में आदेश हो जाता है। इसमें दूसरी स्थिति क्या बनती है कि यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण वर्गीय व्यंजन का तृतीय वर्ण हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण नासिक व्यंजन हो, तो संधि होने की दशा में प्रथम पद का अंतिम वर्ण अपने वर्ग के नासिक व्यंजन में आदेश हो जाता है। पहली स्थिति क्या है, पहली स्थिति क्या थी कि यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण वर्गीय व्यंजन का प्रथम वर्ण हो, तो हम लोग जानते हैं कि प्रथम वर्ण क्या होता है, अल्प प्राण होता है और अघोष होता है। तृतीय वर्ण क्या होता है, अल्प प्राण होता है, सघोष होता है और पंचम वर्ण क्या होता है, नासिक व्यंजन होता है। तो कहने का मतलब सूत्र रूप में हम इसको लिख सकते हैं, अल्प प्राण स्पर्श प्लस नासिक व्यंजन बराबर तदवर्गीय यानी अपने वर्ग का नासिक व्यंजन वर्ण। तो खैर इसको सूत्र से नहीं, अब उसे बता दे रहे हैं, सूत्र आप लोग लिख लीजिए। अर्थात वर्गीय व्यंजन का तृतीय वर्ण क्या होता है, ग होता है, ज होता है, ड होता है, द होता है और ब होता है। इसका मेल किससे हो, न से हो अथवा म से हो, न से हो अथवा म से हो। तो क्या आदेश होता है, ग के स्थान पर ङ, ज के स्थान पर य, ड के स्थान पर ड़, द के स्थान पर न और ब के स्थान पर म, और ब के स्थान पर मैं का आदेश हो जाता है। ब के स्थान पर क्या होता है, मैं का आदेश हो जाता है। लेकिन इस संधि में न तो ग का
मैं से मेल दिखाई पड़ता है, न तो ड का न या मैं से मेल दिखाई पड़ता है, और न ही बै का न और मैं से मेल दिखाई पड़ता है। केवल कुछ उदाहरण जय, एक दो उदाहरण जय के और दो तीन ही उदाहरण ड का न और मैं से मेल होने पर दिखाई देता है। तो आइए हम लोग इसकी चर्चा कर लेते हैं। हम लोग नियम समझ गए कि यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण वर्गीय व्यंजन का तृतीय वर्ण हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण नासिक व्यंजन हो तो संधि होने की दशा में प्रथम पद का अंतिम वर्ण अपने ही नासिक व्यंजन में आदेश हो जाएगा। कहने का मतलब है कि यदि प्रथम पद क्या हो, पहला वर्ण हो या वर्ग का तृतीय वर्ण हो, तो क्या होता है, नासिक व्यंजन में। लेकिन हम लोग इसको अलग अलग देख ले रहे हैं। इसका हम लोग उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण कौन कौन से बनते हैं, तो उदाहरण कौन कौन सा है, उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। तो इसका पहला उदाहरण मिलता है जय का य में आदेश, नहीं इसको हम लोग पहला ये लिख लेते हैं, ग का ङ में आदेश। यानी होना क्या चाहिए कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण ग हो और साथ में ही न हो अथवा मैं हो, तो ग किस में आदेश हो जाएगा, ङ में। इसका कोई भी उदाहरण हमें प्राप्त नहीं होता है। द्वितीय स्थिति क्या बनती है कि बी स्थिति क्या बनती है कि जय का य में आदेश, जय का क्या होता है, य में आदेश होता है। इसमें क्या होना चाहिए कि जय का मेल न से हो अथवा मैं से हो, तो जय किस में आदेश हो जाएगा, य में। जय किस में आदेश हो जाएगा, य में। इसका हम लोग एक उदाहरण देख लेते हैं। इसका एक उदाहरण है, इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। शब्द है अज का मेल न से। अज का मेल किससे हो, न से। यानी प्रथम पद का अंतिम वर्ण जय हो और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या हो, न अथवा मैं हो, तो अज धन न। हम लोग शब्द युग्म पा गए अज धन न। इसका हम लोग क्या कर देंगे, वर्ण विच्छेद। इसको लिख सकते हैं अ धन जय धन न धन अ। हमारे पास संधि वर्ण क्या हो, जय और न। इस नियम के अनुसार क्या होगा, अ धन जय के स्थान पर क्या हो जाएगा, य धन न धन अ। नहीं है उदाहरण इसका, यानी जय किस में हो जाएगा, यानी नहीं, ये उदाहरण नहीं, ये भी उदाहरण नहीं है। जय का यह में कोई भी आदेश नहीं होगा। इसका भी क्या है, इसका भी कोई उदाहरण नहीं है। इसका भी क्या है, कोई भी उदाहरण नहीं है। तीसरी स्थिति क्या बनती है कि ट का ड़ में आदेश, ट का ड़ में आदेश, इसका भी कोई उदाहरण नहीं बनता है। चौथी स्थिति देख लेते हैं। यह क्या है, ट नहीं, यहाँ ड रहेगा। द का न में आदेश, द का न में आदेश। इस नियम के अनुसार केवल द का न में आदेश ही संभव है। इसमें क्या है, द का
न में ही आदेश संभव है। एक उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। शब्द है पद धन नग। पद का मतलब होता है पैर, न का मतलब होता है नहीं, और ग से मतलब होता है गमन करने वाला, अर्थात जो पैर से न गमन करता हुआ वह क्या है, वह सांप होता है। तो इसका हम लोग शब्द युग्म मिल गया पद धन नग, यानी प्रथम पद का अंतिम वर्ण द है, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण न है। इसमें क्या होगा, इसको लिख सकते हैं पद धन न किस में बदल जाएगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, वर्ण विच्छेद कर देंगे। यह क्या हो जाएगा, प धन द धन न धन अ धन ग। तो प हो गया, द किस में आदेश हो जाएगा, तो द न में आदेश हो जाएगा, धन न धन अ धन ग। यह हो गया प न ग, पन्नग। पद धन नग बराबर पन्नग। पद धन नग बराबर क्या होता है, पन्नग। यह किसका उदाहरण है, यह है सांप। दूसरा है शरद का मेल जब मास से हो। शरद का मेल जब मास से हो तो द के स्थान पर क्या हो जाएगा, न हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शरण मास। शरद धनमास, शरद धनमास, इसका क्या होगा, इसका जो संधियुक्त शब्द बनेगा वह शरण मास बनेगा। इसी प्रकार से और एक दो उदाहरण देख लेते हैं। हम इसको हटा दे रहे हैं। एक शब्द है, तीसरा उदाहरण है मृद धन मय। मृद धन मय, यानी प्रथम पद का अंतिम वर्ण द है और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या है, मैं है। हम लोग क्या करेंगे, इसका वर्ण विच्छेद कर देंगे। यह हो जाएगा मृ धन द धन मैं धन अ य। हमारे पास संधि वर्ण क्या हो गए, द का मेल में से हो तो द किस में बदल जाएगा, न में बदल जाएगा, धन मैं धन आय। शब्द क्या बना, मृन मय। तो एक इसमें उपनियम है, अभी हम लिखवा दे रहे हैं। वह उपनियम क्या है कि यदि द से पहले, यदि क्या है, द से पहले री स्वर जिसका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है वह आता है तो द न में न आदेश होकर के मूर्धन्य अनुनासिक ध्वनि या अर्थात ड़ में आदेश हो जाता है। तो यह न क्या बन जाता है, री की वजह से न बन जा ड़ बन जाता है। तो यह क्या शब्द बनता है, मृणमय। अभी हम उसका नियम लिखवा दे रहे हैं। इस प्रकार एक शब्द है मृद धन मई। शब्द क्या बन गया, मृणमयी। यह न ड़ में कैसे बना उसका हम लोग नियम लिख देते हैं कि वह नियम क्या है कि यदि इस प्रकार की संधि में, यदि इस प्रकार की संधि में द से पूर्व री स्वर आता हो, कोष्ठक में लिख लीजिए, उच्चारण स्थान री का कहाँ होता है, मूर्धा। यदि इस प्रकार की संधि में द से पूर्व री स्वर आता हो, इस प्रकार का द से री स्वर उच्चारण स्थान मूर्धा आता हो तो द का आदेश न में न होकर मूर्धन्य नासिक व्यंजन ड़ में
हो जाता है। तो यदि क्या करा है कि इस प्रकार की संधि में द से पूर्व री स्वर आता है, उच्चारण स्थान मूर्धा हो, तो द का आदेश न में न होकर के मूर्धन्य नासिक व्यंजन र में होता है। तो आज हम लोगों ने व्यंजन संधि का द्वितीय नियम पढ़ा। चूंकि व्यंजन संधि में कई नियम हैं, तो आज की कक्षा को हम यही समाप्त करते हैं। हम लोग देखेंगे कि व्यंजन संधि में सबसे अधिक जो संधि की क्रिया में भाग लेता है वह तय वर्ग होता है, जिसमें 3-4 शब्द जो होते हैं, 3-4 वर्ण जो होते हैं, जैसे उत है कि उद है, सत है कि सद है, तत है कि तद है, इस प्रकार के शब्दांश हमें बहुत परेशान करते हैं। तो हम लोग उसको एक अलग वीडियो में देख लेंगे। तो आज की कक्षाओं को हम यही समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में फिर हम लोग किसी अन्य नियम पर चर्चा करेंगे। आप सभी को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।